हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो आज के युग में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आधुनिक युग की बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण को लगातार दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है, जिससे यह न मनुष्य पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर भी प्रभाव दे रही है। वो है पर्यावरण विज्ञान यानी इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस एक ऐसा आज के युग में एक ऐसा विषय है जो ज़्यादातर सभी सब्जेक्टों में बिलोंग करता है। सभी सब्जेक्ट का एक प्रकार का मिला जुला रूप है, इस तरह कह सकते हो इसे। पर्यावरण विज्ञान आधुनिक युग में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हर वर्ष चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, पर्यावरण विज्ञान के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, क्योंकि यह प्रदूषण की समस्या बहुत ब्रॉड समस्या है, आप जानते हैं। इसीलिए भारत सरकार ही नहीं बल्कि विश्व के सभी सरकारें इसे लोगों को जागरूक करने के लिए इसे क्वेश्चन उठाती है, पुटअप करती है। इसीलिए इस विषय को जानना बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं यह सिविल सर्विस हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा सिविल सर्विस। उसके बाद मान लीजिए आईआईटी, नीट, जेई जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप एसएससी की बात करें या बीएड की बात करें या बीएससी की भी बात करें। बीएससी में आप जानते हैं कि एक पेपर होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, उसमें भी इन्वायरमेंटल साइंस आता है। एमएससी में तो एक स्ट्रीम ही बन गया है एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस। यहाँ तक कि कुछ विश्वविद्यालय भी इन्वायरमेंटल साइंस से बीएससी कराते हैं। और हाई स्कूल और इंटर की बात की जाए तो हाई स्कूल इंटर में अगर बायो वाला स्टूडेंट है तो बायो में कुछ चैप्टर दिए जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, जैसे जैव विविधता हुआ, जैव विविधता को संरक्षण करना हुआ। और अगर मैथ स्ट्रीम का बच्चा हुआ तो मैथ स्ट्रीम में केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और उसे किस प्रकार सुधारा जा सके, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को किस प्रकार रोका जा सके, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और जहाँ तक बात की जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार प्रतिदिन आपका जितनी भी एग्जाम होती है उसमें जीएस में एक क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस से। और इसीलिए यह सब्जेक्ट आज के युग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस तरह हम इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ यहाँ कॉमन चैप्टर जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर एकेडमिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका कुछ चैप्टर दिया गया है। इससे ही लगभग आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे पहला आपका दिया गया है यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्स। ये एक भाग दिया है। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। जैसे आप मान लो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब हाइड्रोस्फीयर के कौन कौन से भाग होते हैं आपने देखा होगा, लोटिक, लैंटिक। इकोसिस्टम में पढ़ा होगा आप, इकोसिस्टम पढ़े होंगे। इकोसिस्टम में कितने प्रकार का इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय मरुस्थलीय इकोसिस्टम होता है। जलीय में भी कई प्रकार के इकोसिस्टम्स होते हैं। एक बहता हुआ जल होता है, रही बात टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, मरुस्थलीय इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम में कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। मैन मेड की बात करें तो जैसे आप क्रॉपलैंड इकोसिस्टम मान लीजिए,
और नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल फॉरेस्ट मान लीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व मान लीजिए, ये सारे इकोसिस्टम्स आते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत। अब इसी कंपोनेंट में आप प्रति वर्ष कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो अगर कुछ ना कुछ नहीं, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन नॉर्मली हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन इन्वायरमेंट से नहीं उठाता है तो इन्वायरमेंटल डे ही पूछ लेता है, या अर्थ डे पूछ लेगा कब मनाया जाता है, या अगर कुछ नहीं अगर ये सब नहीं पूछेगा तो अर्थ डे की थीम क्या थी इस वर्ष की, या इन्वायरमेंटल साइंस की या इन्वायरमेंटल डे की थीम क्या थी इस साल, ये पूछ लिया जाता है। इस तरह इकोसिस्टम नेचुरल रिसोर्स, बात आई नेचुरल रिसोर्स की, तो नेचुरल रिसोर्स आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, कहते हैं रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रीन्यूएबल ये कई शब्दों से री मीन्स अगेन, न्यू माने नए फॉर्म में, एबल माने अवेलेबल होना, पृथ्वी पर फिर से नए रूप में उपस्थित होने वाले नेचुरल रिसोर्स को रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। हिंदी में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जैसे सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब ऊर्जा है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। दूसरी बात है नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, वह ऊर्जा का स्रोत जो धरती पर एक बार यूज करने के बाद दोबारा वह पृथ्वी पर नहीं उपस्थित होता है, उसे कहते हैं नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, इससे प्राप्त ऊर्जा का हम सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा यह धरती पे नहीं प्राप्त होता। या अगर एनवायरमेंटल साइंस से अगर क्वेश्चन इसमें से रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स से अगर पूछता है तो यह पूछ लेगा कि भारत में रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स जो जैसे सोलर पावर सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्टिविटी होती है, इसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। अब नेक्स्ट ये पहला चैप्टर आपका था इसमें। अब इसमें कभी कभार जैसे इन्वायरमेंटल जब इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम की बात की जाए तो इन्वायरमेंट के कई स्फीयर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। जैसे अब एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर के भी कई भाग होते हैं, जैसे हुआ ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर इत्यादि। ये स्फीयर्स होते हैं, इनकी एक एवरेज लैटिट्यूड के आधार पर, इनकी ऊंचाई के आधार पर इन्हें बांटा गया है। ऊंचाई जैसे मान लीजिए अगर ट्रोपोस्फियर की बात करें तो 0 से 11 या 0 से 18 किलोमीटर के आधार पे होता है, उसके बाद 11 से 50 किलोमीटर के आधार पे होता है, उसके बाद 11 से 50 से 90 किलोमीटर, 90 से 500 किलोमीटर या उससे ऊपर वाले, इस तरह अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसके बारे में अधिक गहराई से हम इसके जब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये दूसरा है केमिस्ट्री ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल एंड दियर टॉक्सिसिटी। यहाँ पे कहा गया एयर, वाटर, सॉइल के बारे में। ये तीनों एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, एक एबायोटिक कंपोनेंट। अगर नॉर्मली आप कहते हैं हिंदी में समझे तो या जैविक, अजैविक, या लिविंग, नॉन लिविंग, इस तरह भी आप कह सकते हो। ये अजैविक कंपोनेंट है, मतलब वह कंपोनेंट जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, या कह सकते हो वो जीवित नहीं होता। जैसे एयर की बात करें, एयर धरती पे कितने परसेंट में एयर पाया जाता है, नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे एयर में। केमिस्ट्री ऑफ एयर, वाटर, वाटर क्या होता है, वाटर की टॉक्सिसिटी क्या होती है, अगर वाटर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलीय वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मानव पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते होंगे कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, वाटर में कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स या कुछ एलिमेंट्स हो जाने पर, जैसे आपने सुना होगा एक मिनीमाता डिजीज हुआ था जापान
का एक मिनीमाता एक एरिया है, वहाँ हुआ था मिनीमाता डिजीज। उसमें क्या हुआ था, जल में मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण जब मरकरी, वहाँ एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री से जो मरकरी निकलता था वो सीधा समुद्र में जाता, समुद्र कोस्ट था एक, उस नदियों में जाता था, तो मछलियाँ वो खा लेती थी वो उस मरकरी को। जब वो मछलियाँ वहाँ के वासी खाते थे तो उनके शरीर में जब पहुँचता था वो मरकरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता था, उनके फिजियोलॉजी को बहुत ज़्यादा, यानी उनके फिजियोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था, प्रभावित करता था। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं थी उनके जो बच्चे पैदा, या तो वो मर जाते थे, या तो अगर पैदा होते थे तो उन अपंग पैदा होते थे। एक बहुत बड़ा इशूज है ये वाटर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस है जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया था आपके मिथाइल आइसोसाइनेट भारत में ही देखा गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट जो थी ये रिलीज हो जाने के कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, एक डिजास्टर था, उसमें ये सारी चीज़ें देखी गई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट के रिलीज हो जाने के कारण लगभग हजारों लोग मर गए थे और बहुत से लोग इस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण उनका माइंड्स उन अपंग हो गए थे। कई साइड इफेक्ट इसके देखे गए थे। नेक्स्ट बात आई सॉइल की, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप जानते हैं सॉइल पोल्यूशन, अगर आप पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता की बात, कोलकाता की बात करें तो वहाँ पर सॉइल में बहुत से ज़्यादा नाइट्रेट की मात्रा हो जाने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखा गया। मिथाइमोग्लोबिनिया डिजीज़ देखा गया और भी चीज़ें देखी गई इसके द्वारा। मतलब यहाँ आप कह सकते हो टॉक्सिसिटी, एयर वाटर और सॉइल में टॉक्सिसिटी होने के कारण बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखा पड़ता है। जैसे आप कह सकते हो वाटर में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाने से कारण इटाई डिजीज़, नाइट्रेट बढ़ जाने के कारण कई डिजीज उत्पन्न होते हैं आपके बॉडी में। तो ये रहे आपके वाटर एयर सॉइल की केमिस्ट्री और इनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है इसके बारे में। अगला लेसन आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड देयर कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत इन सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन होता है। सबसे पहले हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जैव विविधता। अगर हम इसकी नॉर्मल डिफिनीशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी विद इन स्पीसीज एंड बिटवीन स्पीसीज। जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता आप जानते हैं प्रतिदिन जैव विविधता। अब भारत एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। भारत में जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है और लेकिन आज के युग में विकास इतना ज़्यादा हो रहा है कि जंगलों को दिन ब दिन काटा जा रहा है। काटने के कारण जो जंगली जीव हैं, जंगली वनस्पतियां हैं, उनका अंधाधुंध दोहन हो रहा है। दोहन के कारण उनके आवासों को नष्ट कर दिया जा रहा है। आवासों के नष्ट होने के कारण वो जंगली जीव जो हैं, जानवर जो हैं, उनका आवास नष्ट होने के कारण वो अपने आवास से इधर उधर जा रहे हैं, जिससे वो मर जा रहे हैं। उनके आवास न होने के कारण, भोजन न मिलने के कारण उनकी बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है दिन ब दिन नष्ट होती जा रही है, जिसके कारण ये बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे एक टर्म दिया है कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता को संरक्षण करना। इस जैव विविधता के संरक्षण में दो चीजें दी गई हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण और स्व स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब होता है कि किसी भी जीव जाति को उसके नेचुरल हैबिटेट जहां वो रहता है उस स्थान से निकाल कर अन्य स्थान पर संरक्षित करना ही कहलाता बाह्य स्थानीय संरक्षण।
यानी कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन स्वस्थानिक संरक्षण वह विधि है जिसमें उसी जीव जाति को उसी के वास स्थान पर संरक्षित कर देना स्वस्थानिक संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थानिक संरक्षण की बात की जाए तो इसमें आपका आएगा, कई चीजें आती है, बोटेनिकल गार्डन हो गया, उसके बाद जीन बैंक हो गया, आपने एक टर्म सुना होगा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में किसी भी जीव जाति के जीन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे उसके जर्म को संरक्षित किया जाता है, तो वो उसका जर्म जो होता है वो कई सालों तक संरक्षित पड़ा रहता है। इसे कहते हैं बाह्य स्थानिक संरक्षण। अगर स्वस्थानिक संरक्षण की बात की जाए तो आपने देखा होगा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज़ें दी गई है जिसमें जीव जातियों को उनके वास स्थान पर ही संरक्षित किया जाता है। इसे कहते हैं स्वस्थानिक संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन। तो ये रही बात बायोडायवर्सिटी और उसका संरक्षण। कई प्रकार बायोडायवर्सिटी संरक्षण क्यों करते हैं, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के क्या उद्देश्य है, बायोडायवर्सिटी से हमें क्या मिलता है। तो बायोडायवर्सिटी से बहुत चीज़ें मिलती हैं। जैसे अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट हमें 5 ईयर्स या प्रोड्यूस करता है, 5 ईयर सर्विस है, प्रोड्यूस करता है। जैसे आप कह सकते हैं फूड, फ्रूट, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर, यानी फूड देता है, भोजन देता है। जैसे आप क्रॉप की बात करें, क्रॉप में भी बायोडायवर्सिटी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, तो हमें क्या भोजन देती हैं। फ्रूट हुआ, फल वाले पौधे हुए, हमें फ्रूट देते हैं। फ्यूल हुआ, लकड़ी हमें मिलती है, ईंधन प्राप्त होता है उससे, फ्यूल हुआ। फोडर हुआ, पशुओं का चारा मिलता है। और जो वनस्पतियां जब सड़ गल जाती है, धरती पे आती है, तो वो फर्टिलाइजर बन जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता में सुधार होता है। इसीलिए बायोडायवर्सिटी संरक्षण करना चाहिए। और तो और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करता है। इकोलॉजिकल सर्विस का मतलब ये है कि यह बायोडायवर्सिटी जो है, प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं श्वसन करते हैं, श्वसन के दौरान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस द्वारा बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। इसके अलावा वो अब जानते हैं जलवायु परिवर्तन को भी मेंटेन करते हैं, बारिश में मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं ये आपके बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता यानी जीवों में हो जैव विविधता, चाहे वनस्पतियों में जैव विविधता हो, तो जैव विविधता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रही आपकी जैव विविधता की बात। अगला टर्म इसमें है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज एंड रेडियो एक्टिव। ये पॉल्यूशन पढ़ते हैं। यानी पहले तो अब जान लीजिए पॉल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है। अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, या कह सकते हो अनडिजायरेबल चेंज इन द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट दैट एडवर्सली अफेक्ट द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट बोथ इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यानी अजैविक पर्यावरण के अजैविक घटकों में अनैच्छिक परिवर्तन के दौरान पर्यावरण के दोनों जो घटक हैं, जैविक तथा अजैविक घटकों में जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, तो रही बात एयर पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन मतलब होता है कि अनैच्छिक वायु में, पर्यावरण का एक घटक है वायु में अनैच्छिक गैसों के मिलने से जो मनुष्य पे दुष्प्रभाव पड़ता है, मनुष्य पर ही नहीं बल्कि अन्य वनस्पतियों पर या इन्वायरमेंटल मैन्यूमेंट्स जो होते हैं, या कह सकते हो जैविक अजैविक घटकों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण।
वायु प्रदूषण में आपने देखा होगा कि वायु प्रदूषण में आप एक सुने होंगे फोटोकेमिकल स्मोक, लैंडन स्मोक जिसे कहते हैं। आपने एक वायु प्रदूषण की बात सुनी होगी, इसमें अपनी दिल्ली की बात सुनी होगी। दिल्ली में दिल्ली प्रदूषण होता है, प्रदूषण है ज़्यादा ठंडियों में बढ़ जाता है। वो क्यों होता है? वो पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके कारण इससे रिलेटेड कुछ इशूज भी होते हैं एयर पोल्यूशन से। आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा, वैश्विक उष्मायन, ये सारी चीज़ें जो है, ओजोन लेयर डिप्लीशन सुना होगा, ये सारी चीज़ें हैं एयर पोल्यूशन से ही कनेक्टेड हैं डायरेक्ट, चाहे वो सीधे कनेक्टेड हो, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे इनडायरेक्टली हो, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एक समस्या है आज के युग में। जो वाटर में भी अनैच्छिक परिवर्तन हो जाने के कारण जो जलीय जीवों को तथा वनस्पतियों को हानि पहुंचाता है, इसीलिए इसे जल प्रदूषण कहा जाता है। इस प्रदूषण से कुछ और भी इफेक्ट होते हैं, जैसे बायोमैग्निफिकेशन, जैव संवर्धन, एल्गल ब्लूम सुना होगा आपने। ये कुछ क्वेश्चंस जैसे टीजीटी पीजीटी में कुछ दिए जाते हैं, एल्गल ब्लूम क्या होता है, ये कैसे होता है, और बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। ये छोटे टर्म हैं जो वाटर पोल्यूशन से रिलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। रही बात नॉइस पोल्यूशन की, देखो एक चीज सॉइल पोल्यूशन की। सॉइल पोल्यूशन भी आज के युग में बहुत ब्रॉड प्रॉब्लम है। सॉइल पोल्यूशन हो जाने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जिससे सॉइल जो होता है एग्रीकल्चर योग्य नहीं रह जाता, जिससे प्रोडक्टिविटी इसकी घट जाती है। ये भी प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए अगर प्रोडक्शन कर भी रहा है तो वो प्रोडक्शन जो होगा, जो फसल मिलेगी आपको, उसमें भी कुछ जैसे केमिकल्स अगर आ जाएंगे तो फूड चेन में आ जाएंगे, फूड चेन से आपके बॉडी को हार्मफुल होगा बहुत ज़्यादा। रही बात नॉइस पोल्यूशन की, नॉइस दो चीज़ें होती है, नॉइस और साउंड। दोनों डिफरेंस क्या होता है? नॉइस जो होता है एक प्रकार का अनवांटेड साउंड अगर हो जाएगा उसी को कहते हैं नॉइस। नॉइस मतलब जो होता है, देखो नॉइस लेवल जो होता है, लेवल का एक नॉइस लेवल जो होता है मेजर करते हैं डेसिबल में। ये डेसिबल, देखो डेसिबल जो होता है, सामान्य डेसिबल की बात करें, एक नॉर्मल डेसिबल तो 50 से 80 डेसिबल होता है। अगर मान लीजिए इतने डेसिबल से अधिक हो जाता है तो नॉइस में परिवर्तित हो जाता है। तो नॉइस पोल्यूशन जो होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। अपने एक नाम सुना होगा ग्रीन मफलर, यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, मैंने बीएड में देखा है। ग्रीन मफलर क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब रेलवे ट्रांसपोर्ट बनता है, यानी जब सड़कें बनती है तो दोनों तरफ वृक्ष लगा दिए जाते हैं। जो क्यों लगा दिए जाते हैं? क्योंकि जो हॉर्न निकलते, गाड़ियों से हॉर्न निकलता है, यानी आवाज़ निकलती है, साउंड निकलता है, वो हरे रंग का होता है, इसीलिए उसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। वो क्या करता है? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे साउंड प्रदूषण जो होता है, यानी नॉइस पोल्यूशन जो होता है, वो कम हो जाए। ये ग्रीन मफलर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या कह सकते हैं क्वेश्चन है, जो हर साल ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। नेक्स्ट बात आई रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इन सब से बहुत थोड़ा कम है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आपने देखा होगा, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ज़्यादातर एक्सरेज हो गए, जो एटॉमिक वेपन्स हो गए, हथियार हो गए, परमाणु बम हो गया, इन सब से जो रेडिएशन निकलती है। आपने सुना होगा एक ना चीज़ें जो होता है, इसमें जो मोबाइल से रेडिएशन निकलती है, वो पशु पक्षियों के आने जाने में और उनकी सेंसिटिविटी समझने में दिक्कत पहुंचाता है। तो रेडिएशन जो होता है मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा, या अन्य जंतुओं वनस्पतियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। और इन सब के बारे में हम इसके जब अगली बार पढ़ाएंगे, अगला लेसन पोल्यूशन अलग एक टॉपिक के बारे में बताएंगे पोल्यूशन।
वाटर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, ये कैसे कम किया जा सकता है, ये कैसे बढ़ता है, इसके कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। रही बात, अगली बात है इसमें ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़। ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आज के युग में है। जैसे इसमें आप देखें ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मायन, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि ग्लोबल जो वार्मिंग है प्रति वर्ष, या कह सकते हो ग्लोबल, अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो पूरे विश्व का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे और भी टेम्परेचर बढ़ जाना, पर्यावरण का टेम्परेचर और बढ़ जाना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। यानी औसत तापमान से, वैश्विक औसत तापमान से विश्व का तापमान बढ़ना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सी कन्वेंशंस चलाए गए हैं विश्व स्तर पर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेस आपने सुना होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, कई गैसें आती हैं। उसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण क्या होता है रिलीज होती है, जिससे वह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं आ तो जाती हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके एटमॉस्फेयर में फैल जाता है तो एक लेयर बना लेता है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें आ तो जाती हैं, लेकिन जब वो पृथ्वी से टकरा कर वापस जाने लगती हैं तो वो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं फिर से उसी लेयर से टकरा के पृथ्वी पर चली आती है। इसलिए प्रतिवर्ष पृथ्वी का तापमान क्या हो बढ़ता जा रहा है, जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग की खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है आज के युग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जो ये कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी को भी बायोडाइवर्सिटी लॉस में इसका बहुत ज़्यादा हाथ है, कह सकते हो आप। अगली बात करें ओजोन लेयर डिप्लीशन की। ओजोन लेयर डिप्लीशन होता क्या है, आप जानते हैं ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर एक प्रकार की, ओजोन पहले गैस क्या, ओजोन एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक अणु है कह सकते हो आप, जो स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर के रूप में पाई जाती है। वो जो होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है छान के पृथ्वी पर भेजता, आवश्यक किरणों को ही भेजता है। धीरे धीरे उस लेयर में आप जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होती है एक प्रकार की गैस, रेफ्रिजरेटर अन्य चीज़ों में यूज की जाती है, जिससे वो अगर निकलती है वो CFC जो होती है, CFC जब निकलती है वो ऊपर जाके स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है, वहाँ पराबैंगनी किरणों से टकराकर वो क्या करता है जो ओजोन की एक वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक क्लोरीन मॉलिक्यूल्स क्या करता है निकल कर लगभग 1 लाख ओजोन के अणुओं को विखंडित कर देता है, जिससे क्या होता है ओजोन क्षरण हो जाता है, ओजोन की लेयर में छेद हो जाता है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें धीरे धीरे पृथ्वी पर पहुंचती हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा हानि होता है। यह ओजोन डिप्लीशन सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था। ये इसके बारे में था ओजोन लेयर। एसिड रेन भी आधुनिक युग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक इन्वायरमेंटल इशूज है, जो कि आपने सुना होगा कि ताजमहल अम्ल वर्षा जो होता है, आप जानते हैं अम्ल वर्षा क्या होता है। अम्ल वर्षा इसका मतलब यह है कि जो बारिश का जल होता है उसमें अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाना अम्ल वर्षा कहलाता है। मतलब जो नॉर्मल वो रेन वाटर होता है, रेन वाटर में एसिड की मात्रा बढ़ जाना ही कहलाता है अम्ल वर्षा। यानी अम्लीय वर्षा का जो pH मेजर किया जाए 4.3 के लगभग होता है। ये अम्ल वर्षा कैसे होता है आप जानते हैं, जब एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैसें और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें जब जाती है एटमॉस्फेयर में वाटर से मिलकर वो सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बनती है। वो नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल बरसात के जल के साथ धरती पर पहुंचता है, धरती पर गिरता है, तो उसे कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन का मेन एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मथुरा में जो
ताजमहल जो आगरा में है, आगरा में ताजमहल है, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर वो मथुरा है। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी से आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। वो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बना देती है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल, वही सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल वायु के साथ, एयर के साथ बह करके पहुंचता है जाके आगरा में, और वहाँ धीरे धीरे बारिश के साथ वो नीचे बरसात के साथ आता है नीचे। और इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे जो ताजमहल है उसका ब्राइटनेस धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इसका एक मेन एग्जांपल ये है इसीलिए का। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात आपने आगे पढ़ी है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसके इफेक्ट है बायोलॉजिकल, जैविक अजैविक घटकों पर, इसका क्या रोकथाम है, ये सारी चीज़ें आप अगले देख लिए हैं। नेक्स्ट बात कही है डिफरेंट इन्वायरमेंटल लॉज। देखिए इन्वायरमेंटल लॉ, कई इन्वायरमेंटल लॉ दिए गए हैं। कभी कभार सन पूछ लेता है, जैसे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, इसके क्या इशूज़ थे, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल लॉ दिया गया है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अभियान कब आया था, 1972। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था, 1974 में। एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट आया 1981 में आया था। ये लॉ जो है डिफरेंट एक एक लॉ है उनको हम ब्रॉडली से पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगले टर्म में इसको देखेंगे। अगली बात आई इसमें सम इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग की बात कही, ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात कही गई है, एसिड रेन की बात कही गई है, कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात कही है। उनको कम करने के लिए विश्व की सारे देश एक समिति बनती है, उनको कम करने के लिए कुछ लॉ बनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसे ही कहते हैं कन्वेंशन। ये कन्वेंशन, कई कन्वेंशन दिए गए, जैसे पेरिस कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन और बैंकॉक कन्वेंशन। ये कन्वेंशन दिया गया है जो इनमें कई चीज़ों, जैसे बेसल कन्वेंशन है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट मटेरियल हो गया। वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन में यह बताया गया है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है वो कैसे हो रहा है, इसको कम करने के क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम कैसे कम कर सकते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन को। ये सारी चीज़ें आपको वियना कन्वेंशन के अंतर्गत बताई गई है। और इस कन्वेंशन में ये सारे जो कन्वेंशन है वो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। तो इस तरह इन्वायरमेंटल साइंस एक बहुत ब्रॉड प्रॉब्लम है दुनिया में, और हर वर्ष इससे कई क्वेश्चन पुटअप कर ही दिए जाते हैं हर एग्जाम में। इसलिए यह बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अब कह सकते हो ये एक सब्जेक्ट, एक यूनिक सब्जेक्ट इसे कह सकते हो, जो कि सभी सब्जेक्ट से कोरिलेट करता है। तथा इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। इसके लिए